सारणिक है डिटरमिनेंट्स, और इसकी प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली है 4.2। और आप याद करें जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे, अब थोड़ा सुनेंगे फिर से, उस समय से सुन रहे थे ना, अभी भी सुनोगे, सुनना ही तो है। जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे तो आपको बोला गया था जो एक्सरसाइज थोड़ा सा सोचने वाली है, नहीं सोचने वाली वाले, वाकई में सोचने वाली है। गुणधर्म अच्छा हो, गुणधर्म में से सबसे ज़्यादा यूज होने वाली गुणधर्म कौन सी है? किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ना घटाना, किसी चीज़ से गुना करके भी जोड़ना घटाना, याद है ना? तो आपको क्या करना है, जो भी घर पे होमवर्क दिए जा रहे हैं बार बार आप देखते हो ना, बार बार उसी चीज़ को देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए। आपको कोई काम ना मिले सुनते रहिए, कम से कम दिमाग में उसी प्रकार की चीज़ जा रही है। तो आपको लग रहा नहीं ये चैप्टर सही है? अब तो चैप्टर का बहुत सारा सवाल बन के चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। 13 नंबर सवाल तक हम लोग देख चुके, जहाँ तक हमको याद है। आज एक 14वां सवाल को देखते हैं। आइए 14वां सवाल को लेते हैं। मेरा प्रश्न है ए स्क्वायर प्लस ए एकदम सी स्क्वायर प्लस 1। ये मेरा LHS है ना, थोड़ा सभी लड़के सुनेंगे, प्रश्न बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, आराम से सोचना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये मेरा LHS है और RHS को हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि उसी को देख करके ना कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, कैसा गुणधर्म अप्लाई करेंगे पता चलती है। तो आइए RHS मेरा है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही है क्या? मतलब मुझे ये लाना है, एक ही पीस लाना है ना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही लाना है। RHS आप दिख रहा है। पहली तो आराम से सोचोगे, गुणधर्म पर नज़र डालेंगे। जो चीज़ें मुझे दिख रही है RHS में वो चीज़ें कॉमन होना चाहिए, और अगर कॉमन नहीं हो रही है तो 2 0 करवा करके प्रसरण करवा करके उसको लाना है। यही मतलब बनता है मेरा। सिंपल हो जाइए आगे। पहले सोचिए सवाल को। लाना है मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नज़र मारिए क्योंकि उसी को देख करके गुणधर्म अप्लाई करोगे। गुणधर्म जो अप्लाई करोगे, गुणधर्म अप्लाई करने के बाद आपका प्रश्न का रूप RHS जैसा बनना चाहिए ना हो। चलिए ठीक है, देखते हैं। अच्छा 1 प्लस ए स्क्वायर तो यहाँ पे है, यहाँ पे AB है और AC है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है AB और, लेकिन देखिए हमको 1 प्लस ए स्क्वायर चाहिए, लेकिन B स्क्वायर C स्क्वायर, हमको सिर्फ स्क्वायर वाला चाहिए, है ना। और स्क्वायर वाला कुछ इस प्रकार से दिया गया, देख रहे हो, इस प्रकार विज्ञान में दिया गया। लेकिन गुणधर्म क्या कहता है, जब भी हम जोड़ेंगे पंक्ति को ही जोड़ सकते हैं या स्तंभ को ही जोड़ सकते हैं। गुणधर्म ये कहता है ना, या तो पंक्ति को जोड़ेंगे या तो स्तंभ को जोड़। थोड़ा सोचिए, इमेजिन कीजिए, यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर है, 1 प्लस ए स्क्वायर है। आपको नहीं लग रहा है जो अगर यहाँ पे बी स्क्वायर होता, अगर यहाँ पे बी स्क्वायर होता, कोलोचा नहीं ना, और यहाँ पर सी स्क्वायर होता, तो इसको और इसको तीनों को अगर जोड़ लेते तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं संभावना, अगर होता। पहले तो संभावना ही ना हम पैदा करेंगे, और अगर संभावना सही साबित होने लगेगा तो हम उस संभावना के अकॉर्डिंग सेट होने वाला गुणधर्म अप्लाई करेंगे। ये साइंस क्या है, संभावना ही चलता है। काश इसमें क्या करते तो क्या होता, और आपको लगता है इस चीज़ों को होने के लिए ऐसा चीज़ें करना चाहिए, और जो चीज़ें आप सोच रहे हो करना चाहिए, और अगर वह चीज़ें कॉन्सेप्ट की श्रेणी में आता है तो हम अप्लाई कर लेंगे। नहीं समझ रहे ना, गणित का ये नियम होता है, सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करे कि सवाल पर कोई फर्क ना पड़े। तो अब हम जो छेड़छाड़ करने वाले हैं, हम इसको देखेंगे ना, जो सवाल पर कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, वो जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट की श्रेणी में आता है कि नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल को छेड़छाड़ करने का तरीका ही तो है, सवाल को आगे बढ़ाने का तरीका। सवाल समझ रहे हो ना, सवाल को बड़ी आराम से चिल करेंगे बातचीत करते हुए। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, और अगर हम C1 C2 को जोड़ देंगे तो मज़ा आ जाएगा? नहीं मज़ा आ जाएगा? अगर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ पे रहेगा तो समझ रहे हैं मेरी बातों को। लेकिन लोचा क्या है, यहाँ पे AB है लेकिन हमको क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर, और यहाँ पे AC है लेकिन क्या होना चाहिए, C स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, एक काम करिए ना तो बढ़िया से, इसमें B है लेकिन मुझे क्या चाहिए, बी स्क्वायर। इसमें मुझे C है लेकिन मुझे क्या चाहिए, और साथ ही साथ C के साथ कुछ और भी है, C के साथ कुछ और भी। तो एक काम करते हैं ना, A तो सब में है, हो A तो सब में है, कोई दिक्कत। तो अगर हम इस C3 में, इस C3 ना है, अगर C3 में C से गुना कर दे तो C स्क्वायर हो जाएगा, A तो बचा हुआ रहेगा।
C2 में B से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। और C1 में A से गुना कर देंगे, है ना। तो ये सभी ना बदलाव लाना है हमको। अगर हम C3 में, आप ऐसा करने से कभी कभी ना टोटल सेट ना होगा तो गुना करके देख लेना जी क्या होता है। अगर इस टोटल C3 में किससे गुना करेंगे, C से, इसमें गुना करेंगे B से, इसमें गुना करेंगे A से। क्या हम किसी एक पंक्ति में किसी भी अचर से गुना कर सकते हैं, क्या ये गुणधर्म है? लेकिन जब हम ऐसा गुना करते हैं तो मेरे सवाल पे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको पता है। अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के किसी भी पंक्ति में कोई कांस्टेंट से गुना करे तो उसका मान भी उसी को गुना हो जाता है। तो उस समय हम सीखे थे, अगर हम गुना करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा। क्या हम ऐसा सीख चुके थे? जो अगर हम किसी चीज़ से गुना करेंगे किसी पंक्ति में तो फिर उतना चीज़ से भाग भी देना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले करना है, थोड़ा यहाँ पे सस्पेंस वाली कहानी होगा। आपको क्या करना है बुआ, C1 में गुना कर देना है A से। कर लो, क्यों करना है अभी नहीं हम बताएंगे। C1 में गुना करिए A से, तो यहाँ पे हो जाएगा A इंटू, कर रहे हैं C1 में A से गुना कर रहे हैं, क्या A से गुना किए ना, अरे A से गुना किए। अब C2 में गुना कर लो B से, इसको हम मिटा देते हैं कि तो संभावना ने व्यक्त किया तो हमको वो लाना चाहिए। C2 में गुना कर लो B से तो कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर B इंटू B स्क्वायर प्लस 1 CB स्क्वायर। नहीं लग रहा है B से गुना कर दिए। C3 में गुना करिए C से तो कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर BC स्क्वायर C इंटू C स्क्वायर प्लस 1। क्या किए हम अपने आप साधारणिक में A B C से गुना किए, हम इसको कहेंगे A से B से और C से। अरे तीनों में अलग अलग किए जब, लेकिन जब भी गुना करते किसी एक पंक्ति में करते हैं तो A से हम गुना किए हैं पहला में, तो हमको A से भाग भी देना पड़ेगा। हाँ, अब इस चीज़ों को थोड़ा समझिए तो सही लिखे। हम पूरे सारणिक में किससे गुना किए हैं, ABC से। हम पूरे सारणिक का नाम ले रहे हैं क्योंकि A से सिर्फ हम C1 में किए, B से C2 में और C से, मतलब पूरे सारणिक में हम गुना किए हैं ABC से। तो हम ABC से भाग भी नहीं देंगे तब ना सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ABC से गुना किए तो ABC से हमको भाग देना पड़ेगा। ये गुना करने से क्या फ़र्क पड़ा, ये भी मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। जब भी कोई हर एक सवाल आप NCERT का बनाओगे, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, मन को ही अपना काबू में रखना होता है। जितना मन को छोड़ोगे उतना मन बौलाएगा। जब भी कोई NCERT का सवाल पढ़ोगे तो हर एक सवाल को कुछ इस तरीक़ा से पढ़ेंगे, इसका यूज़ तो ज़रूर अगला में होगा। कुछ इस प्रकार सवाल पढ़िए, इसका यूज जरूर अगला में होगा। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग उस चीज़ों को मान लेगा। अब मेरी बात की चीज़ों को नहीं समझे ना, इसका यूज जरूर अगला सवाल में। जैसे कि आप ये सवाल पढ़ रहे हो तो ये पहली बार आ रहा है आपके, ये अभी तक जो हम लोग पढ़ाई कि ये पहली बार आया ना, तो पहली बार आता है ना तो दिमाग थोड़ा लोड लेने में टाइम लगता है। अभी तक अगर R1 प्लस R2 प्लस R3, अभी तक क्या ज़्यादा आया था, R1 प्लस R2 प्लस, तीनों को जोड़ दो, कॉमन ले लो, एक एक आ जाएगा, 2 को 0 करवा के प्रसारण कर दो। ये तो इनकी है, लेकिन ये तो नया है। तो नया है तो आपका दिमाग थोड़ा लोड नहीं ले रहा है, तो बस हर एक सवाल को कुछ ऐसा सोचेंगे, अच्छा ये अगला में यूज होगा। जैसे ऐसा सोचोगे ना तो आपका दिमाग लोड ले लेगा, समझ जाओगा अच्छा हम इस प्रश्न में हमको सीखना है, अगला में यूज करेंगे, मतलब इसमें इसको याद रख लेनी थोड़ी सी, समझ गया ना। तो इससे आपका मन झेलने के लिए सक्षम हो जाता है। तो क्या किए हम, ABC से गुना किए तो ABC से भाग भी देंगे, दे लिए भाग। अब देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, सो गुना किए किससे, C1 C2 C3 में गुना किए, है ना। अब R1 R2 R3 पर नज़र मारिए, गुना किए हम C1 C2 C3 में, लेकिन नज़र मारिए R1 R2 R3 में। R1 पर नज़र मारिए, A है ना सब में, R2 पर नज़र मारिए, B है ना सब में, R3 पर नज़र मारिए, C है ना सब। मतलब गुना किए हम C1 C2 C3 में, लेकिन कॉमन लेंगे हम R1 R2 R3 से। बात सेम है। जब भी हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं पंक्ति या सम, पंक्ति या स्तंभ शब्द का यूज किए हैं। अब जैसे ही मुझे 1/A/B/C तो है ही, अब R1 से A कॉमन लेंगे, R2 से B और R3 से C, मतलब ABC तो फिर से कॉमन हो जाएगा मुझे, है ना। अब R1 से A कॉमन लेने के बाद बचाओ कितना हो जाएगा, सो R1 से कॉमन लेने के बाद बताइए कितना हो जाएगा, सो A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर, नीचे कितना होगा, B ले रहे हैं ना कॉमन, A स्क्वायर C स्क्वायर, B ले रहे हैं A स्क्वायर B स्क्वायर, C ले रहे हैं ना C स्क्वायर प्लस 1। देखिए क्या किए हम,
R1 R2 R3 से कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद ये फिर से कट जाएगा ना, और कटने के बाद जो आपका सवाल का रूप आएगा उसको देख लो थोड़ा सा, वही रूप पे नया जिसका हम अनुमान लगाए थे। हम लोग यही सोचे थे ना जो यहाँ पे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाए, देख रहे आ गया, मतलब हम वही अनुमान, जो चीज़ें मुझे मिला हम उसका अनुमान लगाए। तो जो चीज़ हम सोचे थे हम उस चीज़ों को लाए, लेकिन हम एक प्रोसेस के जरिए लाए ना, सवाल के साथ कोई छेड़छाड़ किए हम, लेकिन वो सब गुणधर्म की श्रेणी में रहा। समझ रहे हो, पल्ले पड़ रही है क्या? अब मुझे लग रहा है कि ये सवाल अपने रूपों पे आ गया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और सीखने के लिए मिला नया, जो कभी भी यूज कर सकते हैं। क्या सीखने के लिए मिला? गुना कर लो पंक्ति में, कॉमन ले लो स्तंभ से। गुना कर लो पंक्ति में, सवाल ऐसा रूप, गुना कर लो पंक्ति में लेकिन कॉमन ले लो स्तंभ से, या गुने कर लो स्तंभ में, कॉमन ले लो पंक्ति से। जो चीज़ से गुना करोगे वही चीज़ कॉमन लोगे, बाद में कट करके सवाल, मतलब सवाल अगला स्टेप बाद घूम के वहीं से शुरू होता है, घूम फिर वहीं पहुंच जाता है ना। लेकिन वैसा बनता जाता है जैसा हम चाहते हैं। पल्ले पड़ रही है ना? तो आपको नहीं लग रहा है ये एक सीख लेना चाहिए, इसको ये एक सीखना चाहिए? तो बड़ी आराम से सीखिए। तो बताइए अब आपको क्या लग रहा है, अब क्या करोगे? अब आपका सवाल उस रूप पे पहुंच गया जिस रूप पे आप काम कर चुके हो। अरे भाई आपका सवाल उस रूप में पहुंचा ना जिस पे आप काम कर चुके। ये क्या है? C1 है, C2 और, तो C1 C2 और C3 को जोड़ दोगे। अब तो आपका सवाल उस रूप पे ना पहुंच गया जिस पे हम खूब काम कर चुके थे। C1 C2 और C3 को जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे सवाल क्या आएगा? 1 + a² + b² + c²। आज लाइट कुछ देखा है कहा? देख रहा हूँ तीनों को जोड़ेंगे तो यही ना आएगा। इसमें भी वही आएगा, 1 + a² + b² + c², और नीचे भी वही आएगा 1 + a² + b² + c², वही ना आएगा। कोई लोचा नहीं होना चाहिए, वही आएगा। अब बाकी तो कोई लोचा ही नहीं होगा। b² + 1 b² c² + 1। क्या आपका सवाल आ गया अपने रूपों में? ऐसा सवाल जब भी दिखते आप क्या करते हैं? कॉमन ले लेते। कॉमन लेने के बाद एक 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 सब जगह आएगा। अगर सभी जगह एक 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 आ जाए तो उसको 2 को 0 बनाना बहुत आसान होता है। 2 को 0 बना कर % कर, देख लो सवाल घूम के वहीं जा रहा है। मतलब आपको ओपन रहना पड़ेगा हर एक सवाल से कुछ सीखने के लिए। अब सवाल मिला और उसको होमवर्क मत समझ लो। अरे भाई होमवर्क मतलब क्या? हम काम किसी के लिए करते हैं। होमवर्क किसे कहते हैं? हम काम किसी लिए करते हैं। सर जी होमवर्क दिलखनी है ना, और आपने आप को खोल कर रखोगे मतलब काम अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि इसका यूज अगला सवाल में करेंगे। अब हमको नहीं पता अगला सवाल सर जी होमवर्क रूप में देंगे या नहीं देंगे, लेकिन बस मुझे अगला सवाल में इसका इस्तेमाल होगा ही होगा, इसके लिए हम इसको पकड़ लेते हैं। पहले पढ़े मेरी बातों को, पूरी तरह बढ़िया से चिल मारेंगे हम लोग सवाल को। मजा ले। गणित कभी पढ़ाई प्रेशर हुआ है क्या? पढ़ाई आजकल सबको प्रेशर जैसा लगने लगा है। लगता है क्या जब पढ़ाई प्रेशर, जैसे लगता है बाप रे पढ़ाई पढ़ करके ना हम जुलूम कर रहे हैं। अरे पढ़ाई अपनों लिए किया जाता है, लोगों को अपने आप को कूल शांत बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ाई कोई प्रेशर नहीं है। पढ़ाई इंसान को शालीन, विद्या ददाति विनयम नहीं पढ़ते थे? विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विनय मतलब विनम्र इंसान बनता है, इंसान कूल बनता है। अभी हम लोग थोड़ा मॉडर्न टाइप्स है तो कूल वर्ड यूज करेंगे। कूल मतलब ठंडा मत समझना, रिलैक्स्ड कूल बंदा जो देखने में लगता है विनम्र, है ना। तो ऐसा यूज करें, मज़ा आ जाएगा लाइफ में, समझ रहे हो। तो आपको कुछ ऐसे देखना है। मुझे लग रहा है मुझे जगह चाहिए, क्या आप लोग जगह दोगे? तो हम इसको खाली कर लेते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए भाई। जगह हम आपसे क्यों मांग रहे हो? वो मेरा है जगह, ये हम आपसे क्यों मांगेंगे? मेरा है। अरे भाई हम क्यों मांगेंगे आपसे? क्यों मांगेंगे हम आपसे? क्या बोल रहे हैं हम? चलो पढ़ते। चलो मुझे लग रहा है 1 + a² + b² कॉमन लेना चाहिए। 1 + a² + b² + c²। क्या इसको कॉमन मार ले? 1 1 1 बचेगा। b² + 1 और b², ओके। c² + 1। आपको नहीं लग रहा है जो चीज़ मुझे चाहिए वो मिल गया? मतलब इसको जब हम प्रसारण करेंगे, जबकि अभी नहीं करेंगे, 2 0 करेंगे। जब इसको प्रसारण करेंगे कुछ भी 0 करने के बाद भी, तो मुझे क्या आएगा? 1, क्योंकि जो चाहिए मुझे आ गया है ऐसा सवाल में। हाँ बिल्कुल करेंगे प्रोसेस, क्योंकि अगर 0 नहीं करेंगे तो फिर टाइम लगेगा मुझे इसको तोड़ तार करके लाने में। ना उतना शॉर्ट करोगे सामने वाला नंबर लेगा काट।
नंबर काट लेगा, रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। यही बिहार बोर्ड की सबसे बड़ा लोचा होता है। अगर आप IIT का प्रिपरेशन कर रहे होते ना, पूरा कहते हैं आंसर मारो, सिर्फ पहला सलम यही किए, पहला सलम यही किए पूरे सब। जिसका भुगता ये होगा, जो पहला बैच मेरा भाई था झंडू, बहुत ब्रिलियंट बंदा, लेकिन उसका नंबर आया कम, 80 नंबर। और उसके बाद से हम किसी पर भी अप्लाई बंदा नहीं करना चाहिए, तब ना हम और सब विद्यार्थी बढ़िया नंबर लाए। पहला साल ही नहीं बुझने आया था, पहला बार था, नया नया थे हम लोग, सोच रहे थे आंसर ही तो निकालना है, सिर्फ गड़बड़ा गए हम। आइए अब 2 को 0 करना है ना, फिर मुझे भी डालना पड़ेगा यहाँ पे। 2 को 0 करनी है ना, अब बताइए 2 को 0 करनी है तो कैसे 2 को 0 करेंगे? मुझे लग रहा है एक बार R1 पे संक्रिया करेंगे और R1 में से घटाएंगे R2 को, और फिर R2 पे संक्रिया करेंगे और R2 में से घटाएंगे R3 को। क्लियर है? ये दोनों जो है R1 R2 पे काम होगा, और काम होने के बाद आपका जो डिटर्मिनेंट्स है वो प्रसरण करने का लायक बन जाएगा, और प्रसरण करोगे आ जाएगा आपको 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब आ जाते हैं, हम गुणधर्म यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे 1 + a² + b² + c², ये तो मुझे चाहिए। सॉरी यार, में से घटाओ, कितना हो जाएगा? 0। इसको घटाइए, -1 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 0 0 1 -1 1 b², यहाँ b² है कि c² होना चाहिए? हाँ b है, c² प्लस आ गया ना। जब आप इसका प्रसरण करेंगे आपको 1 आएगा, और ऐसा प्रसरण एक लाइन में दिख सकता है, इसीलिए आप इसको ऐसा करके डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि इसके बाद अगला ही स्टेप है। नहीं समझ रहे हैं ना? हम अब स्टेप गायब किसी को कहते हैं? अगर पहला स्टेप के बाद चौथा स्टेप लिख दिए तो इसको ना गायब करना कहते हैं। पहला के बाद दूसरा लिख तो उसको गायब थोड़े कहते हैं। अब सीधे इसके बाद अगले स्टेप होगा, 0 वाले छोड़िए देंगे, इसको छोड़िए देंगे, इसको लेंगे तो एक आइए करेगा, कोई लोचा नहीं। अब जैसे ही प्रसरण करें, किसके अनुदेश? C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर लिखना पड़ेगा आपको, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो आपको 1 + a² + b² + c², और इसको प्रसरण करने में कितना आएगा? 1 आएगा। 1 से गुना करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको फाइनली मिल गई आपका RHS। अब ये प्रूव्ड हो गई। ऐसा सवाल रहता है बोर्ड में, एक 5 नंबर का अलग अलग प्रकार का, बहुत रिवीजन करेंगे हम लोग। ये है 14 सवाल, और प्रश्न भी कुछ ऐसा ही था। प्रश्न क्या था? 6 से लेकर के 14वां तक का गुणधर्म का प्रयोग भी करना है और प्रसरण भी करने के सवाल को बनाना है। 6 से 14 तक सवाल देखे? 6 से 14वां नंबर तक जो आप सवाल देखे उसमें बहुत सारा जानकारी मिला? नहीं मिला? अब आप क्या करिएगा, अभी तो हम टुकड़ों में पढ़ाई किए, अब जब आप घर पे बनाओगे सवाल तो एक बार 6 से शुरू करके एक के बार 14 तक, समझ गया ना? एक बार बैठ कर चाहे 2 घंटा लगे 3 घंटा लगे, एक बार, तब ना आपको टोटल कहानी समझ में आ जाएगा। टुकड़ा में पहले पढ़ते हैं, उसका एक शॉट में मारते हैं चीज़ें। तो 14वां सवाल आपकी क्लियर हो गई। 15वां 16वां जो है थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसको हम लोग देख ही लेते लगे यहाँ पे, है ना? तो थोड़ा सी स्क्रीनशॉट कर ही लो आप पहले इसको, सुनिएगा। 15-16 ऑब्जेक्टिव है, देख लो। अरे बस सुनो यार, 15-16 ऑब्जेक्टिव है। चलो 15वां नंबर तो आपसे हो जाना चाहिए। 15वां नंबर में कह रहा है कि जो A एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि है 3x3, याद है आपको क्या? A एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि कितना है? 3। और ऐसा सवाल आप देख चुके हो? A मैट्रिक्स है जिसका कोटि है 3x3, तो पूछ रहा है मुझे K × A का मॉड क्या होगा? क्या ऐसा याद है का? दिमाग नजर में, हाँ कितना? K आपको याद है ना? जब भी ये K बाहर निकालते हैं तो ये कोटि न सर पे आ जाता है, और A मॉड बिल्कुल आपको याद होगा अच्छे से, पहला दूसरा एक्सरसाइज का ही है ये का। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर कितना है? C नंबर। ये 15 है। 16वां का थोड़ा सा देखेंगे हम। 16वां थोड़ा भाषा है, हम इसको पढ़ते हैं, सभी लड़के ध्यान दीजिएगा। 16वां भाषा, हम इसको पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका मतलब चारों कथन को पढ़नी पड़ेगी, बातचीत नहीं। इसका मतलब चारों कथन को पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला पढ़ते हैं, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। नहीं, सारणिक एक वर्ग आव्यूह नहीं। प्रश्न पहला कह रहा है जो सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, कथन को पढ़िए, क्या सही है कि गलत है? क्या सारणिक आव्यूह होता है? नहीं, सारणिक तो एक संख्या है, आव्यूह एक डिजाइन है। पहले पूरा पढ़ लीजिए। सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, नहीं। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। सारणिक
सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध सक रहा है। सी नंबर में सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध। ऑप्शन सी को थोड़ा गौर से पढ़ा जाए। ऑप्शन सी को, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से रिलेटेड संख्या। याद है ना जब हम सारणिक पढ़े थे, सारणिक क्या है? सारणिक जो है प्रत्येक वर्ग आव्यूह, एक मिनट, अभी जो हम लोग सारणिक चैप्टर में जो आव्यूह का चर्चा कर रहे हैं वो किस प्रकार का आव्यूह का चर्चा कर रहे हैं? मतलब सारणिक जो निकलती है वो सब किसी भी आव्यूह से निकल जाता है? नहीं, केवल स्पेशल वर्ग आव्यूह से निकलता है। मतलब सारणिक जो है वो संख्या है लेकिन वह एक वर्ग आव्यूह से रिलेटेड है, सभी आव्यूह से रिलेटेड नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सारणिक क्या है? तो सारणिक जो है वर्ग आव्यूह से रिलेटेड एक संख्या, रिलेटेड मतलब संबद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मुझे सही लग रही है और सी भी सही उत्तर है। बड़े आराम से आप मान सकते हो। कोई लोचा नहीं। तो ये आपका एक्सरसाइज रहा। 15वां 16वां 14वां देख लिए। इसके बाद आपकी जो है बस कॉन्सेप्ट पढ़िए और डायरेक्ट पुट करिए, दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। और इसको देखिए डिटर्मिनेंट्स को ख़त्म करेंगे, घुसेंगे कैलकुलस में, तब आएगा रियल मज़ा।